आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने एमआरएनए के बारे में पढ़ लिया। आपको मैंने ये बता दिया कि एमआरएनए कैसे बनता है, ठीक है, क्या बताया था, एक बार रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो एमआरएनए जो होता है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड पर बनता है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डायरेक्टली डीएनए के, एक स्ट्रैंड पर बनता है। तो कौन से वाले स्ट्रैंड पर बनता है एमआरएनए या कोई सा भी आरएनए, कौन से स्ट्रैंड पर बनता है? 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर। क्यों 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पर क्यों बनता है? क्योंकि आरएनए हमेशा 5 to 3 स्ट्रैंड वाला ही होता है, इसलिए उसे तो 3 to 5 वाले पर बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने आपको आरएनए में ये भी बताया था कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, हालांकि हम लोग पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक हिंट दिया है कि क्या होता है एमआरएनए, कैसे बनता है। तो एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, बताया था बेटा आपको। दोनों स्ट्रैंड में से किस पे बनेगा? 3 to 5 वाले पे बनेगा। जो आरएनए बनेगा वो सबसे पहले एचएनआरएनए बनेगा, जिसको हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक्सोन भी होते हैं, इंट्रोन भी होते हैं। इंट्रोन्स नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग का मतलब जो किसी भी प्रोटीन को नहीं कोड करेंगे, यानी उनके पास कोई कोड ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बना पाए। और एक्सोन्स जो होते हैं वो कोडिंग पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब एचएनआरएनए की करनी पड़ती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब कट कर देते हैं, इंट्रोन्स को अलग कर देते हैं। किस एंजाइम से? एंडोन्यूक्लियस से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। कट करने के बाद में एक्सोन को जोड़ते हैं लाइगेज से। जब जुड़ जाता है तब अभी भी वो अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, मैंने आपको बोला था। तो उसकी क्या करनी पड़ती है? कैपिंग करनी पड़ती है। 5 एंड पर कैपिंग होती है। और क्या करनी पड़ती है? टेलिंग करनी पड़ती है। 3 एंड पर टेलिंग होती है। 5 एंड पर जो कैपिंग होती है उसमें ग्वानिन होता है, एडिनाइलेट ग्वानिन। और जो टेलिंग होती है वो 3 एंड पर होती है, तो उसमें होता है पॉली एडिनाइन, यानी बहुत सारे एडिनिन होते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक। और मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, क्योंकि एमआरएनए पर ही अमीनो एसिड्स आकर जुड़ते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? हमने कहा एमआरएनए पर अमीनो एसिड्स आकर जुड़ते हैं। सपोज ये एमआरएनए है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड ये आ गया, पर इस अमीनो एसिड को लेकर कौन आएगा? कौन लेकर आएगा? टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। तो अमीनो एसिड को लेकर कौन आएगा? टीआरएनए लेकर आएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे टीआरएनए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। क्या है ये? ट्रांसफर आरएनए। ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसको, यानी टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1 NaCl में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यह यह 1N NaCl में घुल जाता है। दूसरी चीज स्मॉलेस्ट आरएनए है। ये कैसा आरएनए है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा आरएनए है ये सबसे छोटा आरएनए है, ठीक है। ये भी होता तो 5 to 3 एंड में है, 5 to 3 एंड वाला ही होता है ना। लेकिन और सिंगल स्ट्रैंड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक ही स्ट्रैंड। आरएनए तो एक ही स्ट्रैंड वाला होता है ज़्यादातर, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, परंतु इसके नाइट्रोजन बेसिस में, इसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनमें बॉन्डिंग हो जाती है आपस में। इसके नाइट्रोजन बेसिस में आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, आपस में बॉन्डिंग हो जाती है,
जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होती है ना, लॉन्ग जो हम लोग व्रत में यूज करते हैं, लॉन्ग, इसका स्ट्रक्चर उसके जैसा हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ के जैसा हो जाता है। क्लोवर यानी लौंग, जो लौंग हम लोग खाते हैं, जो लौंग हम लोग यूज़ करते हैं ना, पूजा में यूज़ की जाती है जो लौंग, उस लौंग के जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। होता तो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन क्लोवर लीफ के जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि लौंग के जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके नाइट्रोजन बेस में आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, कैसा हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, चलिए ये देखते हैं। ये 1m कर लीजिए, वो मोलरिटी है 1m, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि 1m-CN में मिल जाता है, स्मॉलेस्ट आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि नाइट्रोजन बेस में बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ के जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चलिए अभी देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा हो जाता है। देख रहे हैं हम, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो इसमें ये इसका होता है 5 एंड, ये होता है इसका 3 एंड। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, ये वाला जो लूप होता है, ये कहलाता है एंटी कोडॉन। बताती हूँ अभी क्या होता है इसमें। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो लूप दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है टी लूप, और ये कहलाता है टी डी लूप। ठीक है ना, ये टी लूप कहलाता है और ये डी लूप कहलाता है। ठीक है बेटा, इसका जो 3 एंड होता है, यहाँ पर एमिनो एसिड, ये ए लिखने का मतलब है, ये है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहाँ पर एमिनो एसिड जोड़ते हैं, इसके यहाँ पर इस जगह पर एमिनो एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एमिनो एसिड जोड़ते हैं इसके यहाँ पर 3 एंड पर, यहाँ पर जोड़ के लेके जाता है ये एमिनो एसिड को। तो ये तो है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि ये 3 एंड है। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये 3 एंड है। और आपको जब मैंने ये बताया था तो आरएनए में यही बताया था कि 3 एंड पर OH होता है। बताया था बेटा, 3 एंड पर OH होता है आरएनए। तो यहाँ पर भी क्या है? क्योंकि यहाँ पर OH है, क्योंकि यहाँ पर OH है, इसीलिए यहाँ पर ये अमीनो एसिड जुड़ेगा। समझ रहे ना, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ, तो यहीं पर तो जोड़ के लेके जाएगा। ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है 3 एंड पर, यहाँ पर तो नहीं है 5 एंड पर, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है ना,
तो इसीलिए 3 एंड पर ये अमीनो एसिड जुड़ जाता है। ये जो टी लूप है एक्चुअली ये टी लूप जो है राइबोसोम, या ऐसे लिख लीजिए, एक्ट एज राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ये वाला जो लूप है, ये राइबोसोम को पहचानने का काम करता है। मैं अभी सब बताऊंगी, पहले आप सुनते रहिए। ये वाला लूप जो है ये राइबोसोम को पहचानने का काम करता है, ठीक है ना। इतना समझते जाइए थोड़ा सा। तो टी लूप इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके पास थाइमिन होता है, GTPCG, इसके पास जो बेस होता है ना GTPCG, ये जो P है ये कहलाता है सूडो यूरेसिल। थाइमिन होता है इसमें, क्या होता है इसमें, थाइमिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको सूडो यूरेसिल कह देते हैं। थाइमिन प्रेजेंट होता है इसलिए इसको सूडो यूरेसिल कहते हैं। आपको मालूम है आरएनए में तो थाइमिन होता ही नहीं है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये P जो है ये थाइमिन की जैसा है, TP ना। GTPC जो है यहाँ पर ये बेस सीक्वेंस है इसके पास, और ये जो P है ये सूडो यूरेसिल है, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर थाइमिन है। क्या है इसके अंदर, थाइमिन है। अदरवाइज आरएनए के अंदर तो थाइमिन होता ही नहीं है, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है। T का मतलब सूडो यूरेसिल है, और T का मतलब क्या है यहाँ पर, T का मतलब है सूडो यूरेसिल। सूडो का मतलब होता है नकली, फॉल्स यूरेसिल। थाइमिन होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर है टी, इसको इसलिए टी लूप कहा जाता है। इसको इसीलिए टी लूप कहा जाता है क्योंकि आरएनए के पास जनरली हमें मालूम है आरएनए के पास टी नहीं होता, थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, बताया था पहले, लेकिन इसके पास थाइमिन है, इसलिए इसको टी लूप कहा जाता है। और ये वाला लूप जो है ये राइबोसोम को पहचानने का काम करता है, राइबोसोम को पहचानता है बेटा, ठीक है। जो डी लूप है, डी लूप को एक्चुअली डी लूप जो है ये डी लूप डाईहाइड्रो यूरेसिल कहलाता है। इसके पास डी लूप के पास डाईहाइड्रो यूरेसिल होता है इसके पास, इसीलिए इसको डी लूप कहते हैं। और इस डी लूप का काम क्या होता है, इस डी लूप का काम होता है अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, यानी ये अमीनो एसिड को पहचानता है। ये जो डी लूप है ये है अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट, ठीक है क्या। ये एंटीकोडॉन होता है। एंटीकोडॉन का मतलब यहाँ पर तीन कोड ऐसे होंगे, जैसे मैंने कहा UAC, मैंने कहा UAC है सपोज यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया tRNA का। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, tRNA है, ठीक है। ये क्या है, tRNA है। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। हमने ये समझा, कल हमने ये समझा था कि जो mRNA है वो mRNA न्यूक्लियस के अंदर बनता है, समझा था बेटा। RNA न्यूक्लियस के अंदर बनता है, mRNA न्यूक्लियस के अंदर बना। वो mRNA न्यूक्लियस में से निकलकर, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ, जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और आपको मालूम है कि ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, जैसे सेल पढ़ी है ना आपने सबने 11th में। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है ना। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये mRNA बना, ये mRNA यहाँ से निकल के बाहर आ गया, ये देखिए
यह आ गया mRNA, यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया ये mRNA। देखिए यहाँ बना था, यहाँ पर निकल के न्यूक्लियर पोर से निकला और यहाँ पर आ गया ये mRNA, ये हमने कल पढ़ा था। आज हमने पढ़ा tRNA। हम ये पढ़ रहे हैं कि mRNA का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है बेटा। ये जो mRNA है, ये mRNA को मैसेंजर आरएनए कहा गया है, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के मैसेज को लेकर आया है। डीएनए के मैसेज को नहीं, डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर आया है प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर आया है प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन क्या ये अकेला ही है, ये अकेला mRNA बना लेगा प्रोटीन? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। प्रोटीन होता क्या है? एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड उसके ऊपर, तीसरा अमीनो एसिड उसके ऊपर, एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे अमीनो एसिड, तब बनेगा प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आपने 11th में ये भी पढ़ा है कि राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, मालूम है ना आपको? राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये mRNA है, ठीक है, मैं mRNA को यहाँ पर बना देती हूँ, ये रहा mRNA, ये mRNA है 5' 3, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसके बेसिस तो होंगे, नाइट्रोजन बेस mRNA पर होंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा कि ये नाइट्रोजन बेस है, ये मैंने कहा mRNA है, ये mRNA है जो कल हमने बनाया था। इसको प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, इसके पास तो अमीनो एसिड आने चाहिए और राइबोसोम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो राइबोसोम है वो राइबोसोम यहाँ पर आकर जुड़ेगा। राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बताया है 11th में, ये ऐसा होता है राइबोसोम, ऐसा होता है ना राइबोसोम। तो ये राइबोसोम यहाँ जुड़ गया, देखिए ऐसे राइबोसोम यहाँ जुड़ गया, देखा तो ऐसा जुड़ जाता है, एक कोडोन के ऊपर ये राइबोसोम जुड़ गया। अब ये राइबोसोम जुड़ गया, अब राइबोसोम जुड़ा, ठीक है। ये tRNA एमिनो एसिड को यहाँ पर लेकर आएगा इसके ऊपर जोड़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, सबसे पहले जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है वो किस कोडोन से होगी? हमने कहा था 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर एक कोडोन बनता है। तो देखिए ये जो एंटीकोडोन है, ये एंटीकोडोन है, ये एंटीकोडोन का काम है। इस एंटीकोडोन पर मैंने UAC लिखा है, ये नाइट्रोजन बेस है इस वाले पार्ट पर, इस RNA के ऊपर है तो बहुत सारे उसमें, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होंगे ना इस tRNA के ऊपर भी। जैसे यहाँ पर इसमें UAC है, इसका मतलब ये वाला RNA जो है tRNA कहाँ पर जाकर जुड़ेगा? अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ही तो जाकर जुड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? U के सामने, U के साथ क्या होगा? यूरेसिल के साथ एडेनिन, यूरेसिल के साथ क्या होगा? यूरेसिल थाइमिन की जगह तो आया है, T के साथ A होता है तो U के साथ भी तो A हो गया। यहाँ पर A और A के साथ क्या होगा? U। तो U के साथ A है तो A के साथ U होगा ना, T तो नहीं होगा, A के साथ T होता है, लेकिन RNA में तो T नहीं होगा। और यहाँ पर C के साथ G, तो यहाँ पर ये आकर जुड़ेगा उस जगह पर, mRNA में उस जगह पर जुड़ेगा जहाँ पर इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री मिले हैं। देखिए जैसे ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर AUG, इसका मतलब ये आएगा और यहाँ पर आकर ऐसे करके ऐसे, ये देखिए ये आया और ये जुड़ गया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं बेटा? U, इसके ऊपर जो बेस थे इस tRNA के ऊपर क्या थे? U, A और C। देख रहे हैं आप? इस तरीके से आकर ये जुड़ गया, ठीक है। अब कैसे पता चला कि इसी राइबोसोम के पास जाना है? ये राइबोसोम से जुड़ा है। अब इस तरीके के mRNA साइटोप्लाज्म में बहुत सारे पड़े रहते हैं, ऐसा तो नहीं है एक ही है। इस तरीके के mRNA साइटोप्लाज्म में बहुत सारे पड़े होते हैं। इस तरीके के tRNA भी बहुत सारे होते हैं साइटोप्लाज्म के पास, साइटोप्लाज्म में बनते रहते हैं ना। अब tRNA को क्या पता है कि हमें इसी राइबोसोम पर जाना है, उसको पहचानने का काम ये करता है, ये T लोग लिखा है ना, एक्ट एज राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। राइबोसोम कहाँ जुड़ेगा ये साइट डिसाइड करता है।
ये राइबोसोम को पहचानने का काम करेगा। फिर मैंने ये लिखा है अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। अमीनो एसिड्स भी साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, पता है आपको, आप पूरी सेल पढ़ चुके हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। अब कौन से अमीनो एसिड को लेके जाना है भाई आरएनए के पास, कौन से अमीनो एसिड को इस एमआरएनए के पास लेके जाना है, ये कैसे पता चलेगा, ये पहचानेगा, ये डी लूप पहचानेगा कौन से वाले अमीनो एसिड को लेके जाना है, मिथाइलिन को लेके जाना है क्या अर्जिनिन को लेके जाना है या टेरिलिन को लेके, कौन से वाले अमीनो एसिड को लेके जाना है, उस अमीनो एसिड को पहचानने का काम ये डी लूप करता है। तो हमने कहा ये डी लूप क्या है, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट। ये दोनों ने तो पहचानने का काम कर लिया, इसने जोड़ने का काम कर लिया। ये जो 3 एंड है ये अपने साथ अमीनो एसिड को जोड़ के ले जाएगा। इसने सिर्फ पहचाना है अमीनो एसिड को, जोड़ा नहीं है, इसने सिर्फ पहचाना है और ये यहाँ पे जोड़ लेगा, ये पहचानेगा और यहाँ पर ये उस अमीनो एसिड को जोड़ लेगा और इसको लेता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लाकर छोड़ देगा इस अमीनो एसिड को। या ये अमीनो एसिड, जब ये अमीनो एसिड यहाँ छोड़ देता है तो यहाँ से टीआरएनए पे वापस चला जाता है। फिर दूसरा टीआरएनए आता है दूसरे अमीनो एसिड को लेकर, फिर उसे यहाँ जोड़ देता है। इस तरीके से टीआरएनए ट्रांसफर करता है, क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बात को समझो बेटा। तो टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोम तीनों मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जब हम लोग ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तभी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बात को समझे ना। अभी आपको टीआरएनए की इन सारी शेप्स को समझना है कि इसमें नाइट्रोजन बेस जो है उनमें बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये क्लोवर लीफ के जैसा दिखाई दे रहा है और इसका ये 3 एंड है, ये इसका 5 एंड है, दिखाई दे रहा है। तो ये टी लूप कहलाता है, ये टी लूप कहलाता है। टी लूप का काम है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, राइबोसोम को पहचानने का काम करता है। और ये जो डी लूप है ये अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट है, इसके पास डायहाइड्रोयूरेसिल है, ये अमीनो एसिड को पहचानता है। और ये एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन का मतलब है इस वाले हिस्से के पास जो कोडॉन होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन पर जाके ही जुड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ यूएसी है, अगर यहाँ कोई और होता तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर जाकर जुड़ा, तो यहाँ पर ये एंटीकोडॉन साइट होती है। एंटीकोडॉन यानी कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री, जो कोडॉन इसके ऊपर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री। बात को समझे ना। यहाँ पर तो कोई सा भी बेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि यूएसी है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर जुड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो ये क्या है, एंटीकोडॉन साइट, ठीक है। देखिए जरा इसको अच्छी तरह से, क्लोवर लीफ मॉडल है ये। क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए, इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए बेटा, टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तभी आप जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तब उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में बेटा आपको ये समझ में आएगा। एंटीकोडॉन यूएसी की जगह पर ए भी हो सकता था, ए भी हो सकता था। तो अगर यूएसी जो एंटीकोडॉन मैंने लिखा है इसकी जगह ए होता, इसका मतलब ये वाला लूप एमआरएनए में किस जगह पे जुड़ता, ए यानी ए के सामने टी, यानी कि एमआरएनए पर यू होना चाहिए, है ना। ए यानी ए का मतलब है यू ए का मतलब है यू ए यू। तो इसका मतलब एमआरएनए के ऊपर जो यू होगा वहाँ पर जाकर ए जुड़ेगा। एंटीकोडॉन का मतलब ही ये है कि जो एमआरएनए पर कोडॉन होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड इस एमआरएनए जो भी एमआरएनए पर कोडॉन होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं ना। बताया था मैंने आपको बेस पेयर रूल में, ए के साथ टी जुड़ता है हमेशा और सी के साथ, लेकिन आरएनए की बात करेंगे तो ए के साथ क्या जुड़ेगा, आरएनए की बात करेंगे तो ए के साथ क्या जुड़ेगा, टी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आरएनए में टी की जगह पर यू होता है। आरएनए में
टी की जगह पर यू होता है तो हमें मालूम है ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, लेकिन आरएनए में ए हमेशा यू के साथ जुड़ेगा। तो हमारे पास अगर ए है एंटी कोडॉन में तो वो जाके जुड़ेगा किसके साथ में, यू के साथ में, टी के साथ में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये है tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमने पढ़ा ट्रांसफर आरएनए के बारे में, न्यूक्लियर आरएनए के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए यह लार्जेस्ट आरएनए है, सबसे बड़ा आरएनए है। यह राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है तथा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका स्ट्रक्चर अभी तक पता ही नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पता है कि कैसा होता है। ठीक है, तो हमने बेटा mRNA पढ़ लिया, हमने tRNA पढ़ लिया, हमने RNA पढ़ लिया। देख लीजिए एक बार RNA राइबोसोमल आरएनए है, क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो हमने आरआरएनए भी पढ़ लिया, एमआरएनए भी पढ़ लिया और टीआरएनए भी पढ़ लिया। अब हम बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी, कंपटीशन लेवल के, जो कि कंपटीशन आपके बोर्ड में नहीं पूछ जाएंगे वो टर्म्स, लेकिन वो कंपटीशन लेवल के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कि आप जब पेपर देंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर डील का देंगे, तब उसमें उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंपटीशन। Important terms for competition। पहला हम लोग पढ़ेंगे tRNA के बारे में। इस tRNA को एडेप्टर मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट आरएनए तथा सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। ठीक, एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म हम पढ़ रहे हैं सिस्ट्रोन। इम्पोर्टेंट
सिस्टोन किसको बोलते हैं? सिस्टोन डीएनए का वो पार्ट है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। सिस्टोन डीएनए का वो पार्ट है जहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस होती है, सॉरी, सिस्टोन डीएनए का वो पार्ट है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब आप कहेंगे डीएनए कहाँ प्रोटीन बनाता है? भाई डीएनए का जो हिस्सा आरएनए एमआरएनए बना रहा है वही तो प्रोटीन बनाएगा आगे चल के। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि डीएनए का ये वाला हिस्सा प्रोटीन को बनाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है सिस्टोन कहलाता है। तो सिस्टोन क्या है? डीएनए का वह सेगमेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है सिस्टोन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोन कहलाता है, ठीक है ना। तो डीएनए का वह सेगमेंट जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो सिस्टोन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सिस्टोन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमें और भी अभी इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, लेकिन हम बाकी के इम्पोर्टेंट टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये तो याद रखिएगा आप, सिस्टोन से रिलेटेड और भी टर्म्स आ रहे हैं अभी आगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बुक से पढ़िएगा, एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया उसको धीरे धीरे करके एनसीईआरटी से बेटा पढ़ते रहिएगा।